मेरे भाइयों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हम चीज़ें समझ चुके थे जो हमारे लिए चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मेरे भाइयों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को, जहां पर आज हम सबसे पहला पार्ट 2 में ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पलर में भी है ये। ठीक है, तो करना क्या है, कहता है ए और बी और सी की वैल्यू निकालिए, और ये आपको एक एपी दे रखी है। मतलब एपी क्या है, ए फिर 7 फिर बी फिर 23 और फिर सी। और आपको कहा है कि ए का वैल्यू बताइए और बी का वैल्यू बताइए और सी का वैल्यू बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मुझे पता है दिस इज माय सेकंड टर्म और मुझे पता है दिस इज माय फोर्थ टर्म, है ना। अच्छा, डिफरेंस सब में सेम होता है। आप देखो चौथी और दूसरी टर्म में 2 टर्म का फर्क है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस कितनी बार, एक बार और 2 बार, 2 बार डिफरेंस। और 23 माइनस 7 कितना, 16। ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। आप कहोगे कि सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है, दोनों में कितने बार का डिफरेंस का फर्क है। आप कहोगे एक बार डिफरेंस, 2 बार डिफरेंस। और वो 2 बार डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, आप कहोगे भैया 7 से 23 हो रहा है, यानी कि 16 डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी कि हमारा डी इस क्वेश्चन में 16/2 8 आ जाएगा। और अब आप 8 8 का डिफरेंस सब में जोड़ते जाओ, घटाते जाओ। ये 7 है, 7 में 8 जोड़ देंगे, 7 8 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31। और 7 में 8 कम पीछे आना है मेरे भाई, है ना, जोड़ना नहीं है। तो 7 में 8 माइनस करोगे एक तरीके से, मतलब काइंड ऑफ इसमें आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका ए आ गया है -1 और बी आ चुका है आपका 15 और सी आ चुका है आपका 31। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको करने का, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें थी नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे भाइयों ये क्वेश्चन 2019 में है जो हमारा आ रखा है कि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरा कंसेप्ट कराने का सेम मकसद है। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी कैसे ही हर क्वेश्चनों को करना है आपको, जब भी कुछ एम एन पी क्यू इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे कह रहा है mth टर्म जो है ना, वो हमने आपको 1/n दे रखी है। mth टर्म का मतलब a प्लस m माइनस डी, जो कि बराबर है 1/n के। मुझे उम्मीद है आप ये बात तो समझ पा रहे होगे। और फिर मैं बात करूं nth टर्म की, तो है a प्लस n माइनस 1 डी, जो कि बराबर है 1/m के। आपको कभी ऐसे कोई चीजें दी जाए तो आपने वो वैल्यू लिख देनी है। फिर आपको कहता है शो करो कि जो m और nth टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कह रहा है ये सॉल्व करके 1 आए। अच्छा, mnth टर्म मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोले 10th टर्म निकालो, कोई बोले 15th टर्म निकालो, कोई बोले 20th टर्म। तो 10th मतलब a प्लस 10 में एक कम डी, कोई 15 बोले तो a प्लस 15 में एक कम डी, कोई 20th बोले तो एक a प्लस 20 में एक कम डी। यानी कि ये होगा a प्लस 9d, ये होगा a प्लस 14d, ये होगा a प्लस अपना 19d। लेकिन ये तो सॉल्व हो सकते हैं। कोई बोले mnth टर्म निकालो, तो हम लिखेंगे a प्लस m और n माइनस 1d, क्योंकि ये जो भी नंबर है उसमें एक कम होता है। जायज बात है, हम कम कर नहीं सकते लेकिन हम लिख तो सकते हैं। तो ये मुझे पूरा सॉल्व करके क्या दिखाना है, दैट द वैल्यू बिकम्स 1। अब जायज बात है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ए और डी पता होने चाहिए। और यही मैं आगे जाके जब सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां भी आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ए या डी चाहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। तो ए और डी इनसे आएंगे, एलिमिनेशन मेथड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के कंसेप्ट सेम है, पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा था। तो ए प्लस एम माइनस 1d है, उसके नीचे ही ये लिख दो क्या, ए प्लस एन माइनस 1d और बराबर में 1/m। फिर आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव है, चेंज कर देंगे, इसका भी पॉजिटिव है, चेंज कर देंगे, इसका भी पॉजिटिव है, चेंज कर देंगे, ताकि ये दोनों तो कट जाए और ये वाला इससे माइनस हो जाए और ये वाला भी इससे माइनस हो जाए। लिखता हूँ, आप देखो दोनों में डी कॉमन है, तो डी बाहर, m माइनस एन है, m माइनस 1 है, और इसमें माइनस होगा क्या, n माइनस 1, इस तरीके से। बराबर में इधर है 1/n और उससे माइनस होगा 1/m, इस तरीके से। फिर आप लिखोगे 1 माइनस m माइनस n माइनस माइनस प्लस में 1 और ब्रैकेट में यहाँ d, और n और m के बीच में आप एलसीएम ले लो, nm ही आएगा। या तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, n को इधर लिख दो, m को इधर लिख दो क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा m माइनस n। जिसको समझ ना आया हो
कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे वेरिएबल बचे n और m को गुणा, n वाला नंबर उधर और m वाला नंबर उधर, अगर कोई 2 है 3 है तो उससे गुणा करके, नहीं तो n और m का एलसीएम लिया है, इसको इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई m, फिर इसको इससे डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई, उधर n आया। कुल मिला के मतलब मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब अभी अभी आंसर नहीं आया, लेकिन हाँ -1 +1 कट गए, यहाँ बचा m माइनस n। ठीक है, और d बराबर में इधर बचा है m माइनस n अपॉन में mn। mn बात एक ही है। अरे देखो ये तो पूरा कट ही गया इससे। यहाँ पर डिफरेंस क्या बचा, ध्यान से देखना, डिफरेंस बचा यहाँ अकेला d बच गया, बराबर में बचा 1 अपॉन में mn। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद d आ गया, अब a चाहिए। a कहाँ से निकलेगा, किसी में भी डाल दो मेरे भाई, किसी में भी, यहाँ डाल दो a को, क्या लिखो, a प्लस n माइनस 1 d बराबर में 1/m। ठीक है, तो वैसे तो आप डाल के देख लो, हाँ a की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस n माइनस 1 d की जगह आप लिखोगे mn बराबर में m। आप इधर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, mn जब n से होगा तो n है, और उससे मल्टीप्लाई होगा 1/mn, बीच में साइन माइनस, फिर 1 1 जा 1, और mn जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1mn बराबर में 1/m। बहुत ध्यान से सुनना, इधर n से n कट जाएगा, ये बचेगा a प्लस 1/m माइनस mn बराबर में mm 1/m। देखो 1/m कट गया, ये बचा a अपॉन में 1 माइनस mn बराबर में 0, इसको उधर भेज दो, a की वैल्यू हो जाएगी 1/mn। आपका a और d सेम आ चुका है। आपको चाहिए mnth टर्म। mnth टर्म मतलब ये, क्या ये a प्लस mn माइनस 1d बराबर में 1 आना चाहिए, वो शो करना, उसको छोड़ दो अभी आप। a की जगह आप क्या लिखोगे, 1/mn प्लस इधर है mn माइनस 1, और d की जगह भी आप क्या लिखने वाले हो, mn, क्योंकि आपने a और d अलग से निकाल लिए। आप इसकी इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बचेगा 1/mn प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो mn से गुणा होगा 1/mn, बीच में साइन माइनस 1 है इधर, और फिर इससे गुणा होगा 1/mn। आपको पता है इससे पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/mn प्लस, इस तरफ से 1 बचेगा, माइनस 1 1 जा 1, इस तरफ भी mn बचेगा, mn से mn कट जाएगा, राइट साइड में से बच जाएगा 1। और यही मुझे इस क्वेश्चन में शो करने के लिए बोला था। इस क्वेश्चनों में कैलकुलेशन लंबी जा सकती है, सॉल्व थोड़ा करने में हो सकता है आपको टाइम लगे, मगर कंसेप्ट वाइज चीजें क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ए और डी ही निकालना पड़ेगा और उससे आंसर आएगा, किसी किसी में नहीं आएगा तो समझा दूंगा। ये दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको ए और डी सॉल्व करना पड़ा, फिर आके आपका आंसर आया। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, फिर इसी का थर्ड टाइप कराऊंगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है m टाइप्स ऑफ m टर्म और n टाइम्स ऑफ n टर्म दोनों बराबर है। ठीक है, तो शो करो m प्लस n टर्म 0 हो। वही सेम चीज, दो चीज बराबर है और तीसरी हमें शो करनी है। अच्छा क्या लिखा है, कह रहा है m टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है किसका, mth टर्म का, जो बराबर है n टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसका, nth टर्म का। m टाइम्स मतलब m गुणा होगा mth टर्म का, ठीक है, और n गुणा होगा यहाँ पर nth टर्म का। mth टर्म मतलब ap में आप क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1d, है ना, यही तो लिखोगे। और nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1d, ये आपस में बराबर है। तो आपको शो करना है ये वाली टर्म 0 के। अच्छा ये वाली अभी जैसे हमने सीखी थी m nth टर्म, तो ये क्या होगी, ये होगी a प्लस m प्लस n माइनस 1d, इसको 0 शो करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 20वीं टर्म, तो a प्लस 20 माइनस 1d, मतलब जो भी लिखा होगा उसमें एक कम, जो भी लिखा है m प्लस n टर्म उसमें एक कम, और फिर d इज इक्वल टू 0, ये 0 शो करना है। यहीं से शो करेंगे, हो सकता है कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाए, नहीं तो आप मेनली फोकस करोगे a और d निकालने में, वैल्यू पुट करोगे अपने आप 0 हो जाएगा। m का ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, am प्लस m जब m से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा m स्क्वायर, माइनस m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा m, और d बराबर में n जब a से होगा an, प्लस n जब n से होगा n स्क्वायर, माइनस n जब 1 से होगा तो n, और फिर यहाँ पर d। सबको इक्वल के उस तरफ ले आता हूँ, a वाले को a के पास रखूंगा तो am माइनस an, और इस तरफ
डी सब में कॉमन ले लूंगा तो दूसरी तरफ रहेगा एम स्क्वायर माइनस एम, और ये वाला जब पूरा नंबर आएगा इधर, देखो प्लस का एन स्क्वायर है, इधर आके एक तरीके से आप माइनस का एन स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस का एन इधर आके आप प्लस का एन लिख सकते हो, और डी बाहर कॉमन बराबर में 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा है चीजें। आप देख रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इन दोनों में एम और एन चीजें कॉमन है, और यहाँ भी एम और एन चीजें कॉमन है। देखो एम माइनस एन, ए कॉमन है तो अंदर बच जाएगा एम माइनस एन, क्योंकि देखो ए कॉमन है दोनों में, एम माइनस एन बचा, यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो मैं उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कह सकता हूँ एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और दूसरी तरफ क्या बचा माइनस एन और प्लस वन, यानी कि माइनस एम प्लस एन, और इस सब के बाहर ब्रैकेट में डी बराबर में 0 हो गया है। अब इसमें से मैं चाहूँ वही सेम ब्रैकेट ओपन कॉमन लेके चीजें कर सकता हूँ। देखना ध्यान से, इस तरफ तो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, क्या m माइनस एन, और ब्रैकेट के अंदर मतलब a बचा है, प्लस में इस तरफ यहाँ पर मैं अगर देखूं, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूं तो अंदर बच जाएगा m माइनस एन, और m माइनस एन इधर भी होगा, m माइनस एन इधर भी होगा और इधर भी होगा, तीनों में कॉमन आ जाएगा। देखना भी ध्यान से, a प्लस, यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ क्या m प्लस एन, और अंदर m माइनस एन, फिर मैंने यहाँ माइनस का साइन, अभी देखो अभी तक ब्रैकेट नहीं लगा था, इसीलिए क्या था कि प्लस का साइन अलग है माइनस का अलग है, लेकिन जब ब्रैकेट लगाओगे तो ये प्लस का साइन अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज एक तरीके से आप साइन कॉमन ले रहे हो दोनों का। तो आपने साइन कॉमन लिया दोनों का, अंदर क्या बच जाएगा m प्लस, सॉरी m प्लस एन नहीं, m माइनस एन, नया साइन बन जाएगा m माइनस एन, और ब्रैकेट के बाहर है d, बराबर में है चीजें 0। इस तरफ ये और इस तरफ ये और इस तरफ ये, साइन तीनों में m माइनस एन कॉमन, क्योंकि आप देखो पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ब्रैकेट के बाहर डी है, लेकिन डी इसके लिए भी इसके लिए भी, तो तीनों ही टर्म है एक तरीके से, एक ये एक ये एक ये, तीनों में m माइनस एन कॉमन आया, अंदर क्या बचा a, प्लस में m माइनस एन हट गया, यहाँ क्या बचा m प्लस एन, माइनस में इस तरफ पूरा कॉमन आ गया 1, ब्रैकेट के बाहर d बराबर में 0। अब आपको पता है m माइनस एन को उधर भेजेंगे तो क्या होगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन, डी बराबर में 0, और नीचे आ जाएगा m माइनस वन, और 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 ही रहता है, तो a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर हो गया है 0 के बराबर हो गया है, जो मुझे यही चीज शो करनी थी m प्लस एन एक टर्म। तो यार अब आप समझ रहे होगे चीजें, या तो चीजें बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गई, ए और डी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर हो सकता है ए और डी निकालने की जरूरत पड़ जाए। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का, मतलब बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट चीजें हो गई है। क्वेश्चन में कुछ खास चीज है नहीं, ऐसा कुछ मुश्किल चीजें है नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्या है ना कि बच्चा जितना ज्यादा चीजें सोच पाए और जिसका मैथ्स जितना अच्छा होगा ना, वो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर सकेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है हमें कि 2,000 रुपए हैं और उसको इन्वेस्ट कर दिया 7% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे किसी को दे दिए। 2,000 रुपये आज मेरे पास है और मैंने इसे किसी को ब्याज पे दे दिया, कितना 7% ब्याज पे, कि भैया 7% से हर साल पर एनम मतलब मुझे ब्याज देते रहना। तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, नहीं पता तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 2,000 है, 2,000 का 7% निकालो, यानी कि परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग कर दो, 0 0, 7 दूनी 140, यानी कि साल के आखिर में वो बंदा आपको 2,000 रुपये तो देगा, लेकिन उसके साथ 140 रुपये का ब्याज देगा। और सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको पता है हर साल 140 रुपये होगा। ये तो फर्स्ट ईयर की कहानी है, लेकिन आपको पता है सेकेंड ईयर में वो आपको अब टोटल पैसा, फिर अगला 140 और, यानी कि आप समझदार हो 280, फिर आपको पता है थर्ड ईयर में आप फिर समझदार हो, कितना 280 में 140 और जोड़ दो, 420 रुपये। तो ये आपका 3 साल का ब्याज उसने बोला है कि कैलकुलेट करो ब्याज पहले दूसरे तीसरे साल में कितना होगा। आप सिंपल इंटरेस्ट लगा सकते हो, प्रिंसिपल मतलब 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, टाइम मतलब 1, क्योंकि पहले हम 1 साल का निकाल रहे हैं, जब 2 साल का निकालो 2 से गुना, जब 3 साल का निकालो 3 से गुना। नहीं तो आप समझदार तो हो, पर करके दिखाना पड़ेगा अपने को, तो ऐसे कर देना, हो गया काम। क्या ये एपी बना रहा है? बिल्कुल एपी बना रहा है, क्योंकि सब में 140 का फर्क है, हर साल 140 रुपये ब्याज बढ़ता जा रहा है। यस,
इट फॉर्म्स एपी। तो कह रहा है तो फिर 27 साल के आखिर में क्या ब्याज होगा, यानी कि 27 साल के आखिरी में पूछ रहा है, यानी कि ये यूं नहीं बोल रहा है कि हर साल का जोड़ जोड़ के बताओ, ये कह रहा है जब 27वां साल होगा तो उस साल क्या ब्याज है। तो क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है बेटा, एक होता है जहां मैं बोलूं कि 27 साल तक कितना ब्याज हो गया, हाउ मच, 27 साल तक कितना ब्याज हो गया, तो इसका मतलब आपको पूरे 27 साल को जोड़ना है S27। लेकिन एक हो सकता है मैं आपको बोलूं कि 27वें साल में कितना ब्याज होगा, इसका मतलब A27 27th ईयर, और A27 का फॉर्मूला A+26D होता है। A मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज 140 प्लस 26 गुना डिफरेंस भी 140, और 140 में कहीं ना कहीं आप 26 को गुना कर दीजिए से 6 0 0, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, क्रॉस 2 0 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2 0 4, 8 और 8 16, 2 और 1 3, 3 6 4 0, 0 4 4 8, 6 और 1 7, 3,780 रुपये 27वें साल का ब्याज होगा। आंसर कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल यही होगा। तो एक बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस कराया, और ये लेटेस्ट, मतलब बताओ इसमें ऐसा क्या ही है, कुछ भी नहीं, बल्कि देखा जाए तो एक केस स्टडी के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। मेरे भाइयों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी आ जाता है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दे रखा है, कोई आ नहीं रखा प्रीवियस ईयर, मतलब बेसिक वालों के लिए थोड़ा चीजें हो सकती हैं इससे। आपको कहता है कि एक एपी की सीरीज है 53, 48, 43। आप एक चीज देख रहे हो कि एपी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, तो एक टाइम होगा कि एपी आपकी जीरो हो जाएगी, और जीरो में कम होके आपकी नेगेटिव भी हो जाएगी, क्योंकि एपी नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे एक चीज सोचो, आपको पता है 5 5 का पैटर्न है, कितना होगा 38 33, ठीक है ना, 28 23, उसके बाद 18 13, उसके बाद 8 3, और फिर उसके बाद होगा, क्योंकि आप देखो 5 5 का डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो 3 में जब 5 घटेगा तो मेरे भाइयों 3 - 5 -2। क्या आप ये बात समझ रहे हो, है 5 5 का डिफरेंस है ना, आप खुद सोचो, 3 के 13 में से 8 के 5 माइनस करा 8, 8 में से 3 5 माइनस करा 3, लेकिन जब आप 3 में 5 माइनस करोगे -2। आप समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं ये पहली टर्म है जो नेगेटिव है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, हम तो इसे ऐसे प्रॉपर बता के नहीं करेंगे। हम इसे करेंगे कैसे, वो तरीका समझाऊंगा। जनरली मुझे पता चल गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, 12वीं टर्म ऐसी है जो पहली नेगेटिव, और मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरा आंसर खत्म। लेकिन मुझे क्या है ना, इसको सोचना है अब कि ऐसे मैं सॉल्व कैसे करके दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज समझो, जो भी वो nth टर्म होगी, जैसे ये nth टर्म अभी पहले नंबर की है, यानी कि a1 है, a1 जीरो है आपकी, नहीं आप कहोगे भैया पॉजिटिव है। ये सेकंड टर्म आपकी पॉजिटिव है, हाँ जी, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। लेकिन जो भी आपकी पहली नेगेटिव टर्म होगी, जो भी आपकी पहली नेगेटिव टर्म होगी, हमें नहीं पता वो कितने नंबर की है, 10वें नंबर की है, 11वें नंबर की है, 12वें नंबर की है, 13वें, हमें नहीं पता कितने नंबर की है, लेकिन वो पॉजिटिव तो नहीं होने वाली जो पहली नेगेटिव है। अच्छा, जो पहली है वो नेगेटिव होने वाली है, हाँ सही बात है, यानी कि nth टर्म नेगेटिव होने वाली है। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जो भी वो nth होगा, जो भी वो टर्म होगी, कितने भी नंबर की हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट इट विल बी लेस देन जीरो। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? ऑब्वियसली ये बात कह सकता हूँ कि जो भी वो मेरी टर्म होगी nth टर्म, और ये फर्स्ट नेगेटिव का कंसेप्ट है, आप कहीं पर भी एपी कर रहे हो, जब भी एग्जाम देने जाओ, तो कभी भी आपको नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ना हो तो कुछ कंसेप्ट बना के रखो अपनी कॉपी में, एक अलग से एक आपको ना कॉपी रखनी जो स्मार्ट नोट्स टाइप हो, जहां पर आप जब भी चैप्टर पढ़ते जाओ आप कंसेप्ट्स बनाते चलो। जैसे इससे पहले हम कंसेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ए और डी ही निकालना होगा, मन में एक माइंडसेट बनता है। आप चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो मैथ्स में, यहाँ पर कि जब भी कभी नेगेटिव वाला क्वेश्चन हो तो हमें समझना है कि जो उसकी nth टर्म होगी, जो भी होगी, वो जो पहली नेगेटिव है, ये पहली नेगेटिव है। अब जो पहली नेगेटिव है, क्या वो जीरो से बड़ी है या छोटी है? तो वो जीरो से छोटी है, ठीक है ना, यानी कि जीरो से बड़ी नहीं है, उससे बड़ा जीरो होगा। तो ये काम आपको करना है जब भी सबसे पहले नेगेटिव टर्म आए, क्या लिखना है कि ए एन तो भैया जीरो से छोटा होगा, और ए एन का फॉर्मूला यू नो अबाउट द फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी लेस देन जीरो। What is the value of a? You can say 53. What is the value of n? Actually we are finding the value of n in this question, कि वो कौन सा नंबर है,
जिसमें पहली नेगेटिव आ रही है, हालांकि हमें पता है बार बार, लेकिन हम यही तो निकाल रहे हैं, n -1, डिफरेंस आपको पता है -5 का है, और आंसर लेस देन 0 है, इक्वल नहीं है, छोड़ो। 53 प्लस n-1 है और -5 लेस देन 0 है। -5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 53, ध्यान से देखना, -5 जब n से होगा तो होगा -5n, माइनस माइनस प्लस का 5 लेस देन 0, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आपको पता है यही साइन रह जाएगा सब, और 53 और 5 हो जाएगा बेटा 58 माइनस 5n लेस देन 0। मैं आपको बताता हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना क्यों नहीं है, जब भी कभी इक्वल का साइन ना हो तो हम तो सोचते हैं कि इक्वल है तो प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस है प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर लेस देन ग्रेटर देन साइन आ जाए तो क्या प्लस उधर जाके माइनस होता है, क्या माइनस उधर जाके प्लस होता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रॉब्लम आती है, जहां पर नेगेटिव का नंबर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये -5n है ना, तो इसमें -5 है, ये अगर इक्वल के उस तरफ गया, डिवाइड हुआ, क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे जाके ये जो सिंबल है ना, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि ये सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम कम ही आएगी। आपको बस करना क्या है, आपको बस ये करना है, इसको वहां ले जाना है, तो -5n लेस देन ये होगा -58। लेकिन अब आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं आपको बोल ही रहा था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं भाई, इसको समझ ही लेते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखना, प्लस का साइन लेस देन हो, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो, बिना सिंबल चेंज हुए उधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे मैंने करा ना, 58 प्लस का था, उधर जाके माइनस का 58 हुआ, तो सिंबल ऐसा ही है, चेंज है ही नहीं सिंबल में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंबल वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ आती है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, प्लस और माइनस में कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। ये प्लस का नंबर था, उधर जाके माइनस हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन, जब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो। तो यूं मत सोचना कि मल्टीप्लाई उधर भेज रहे हैं, डिवाइड भेज रहे हैं तो सिंबल चेंज होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर मान लो अगर यहाँ होता 5n और लेस देन या 58 होता फॉर एग्जांपल, या -58 भी होता, तो आप कहते हैं 5n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ, इक्वल नहीं लेस देन के उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ऐसे होता n लेस देन -58/5, और सिंबल चेंज नहीं होता, ऐसे का ऐसे ही रहता, साइन चेंज होता ही नहीं, ऐसे ही रहता। क्यों, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई होके इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है ना, वो पॉजिटिव वाला नंबर हो रहा है, मतलब ये 5 जो था प्लस का था, मतलब अपने साथ पॉजिटिव साइन रख रहा था, लेकिन भैया यहाँ है प्रॉब्लम, यहाँ नेगेटिव साइन लेके जा रहा है, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, एन तो अपनी जगह रहेगा, ये बेटा अब इस तरफ मुंह कर देगा, -58 है, नीचे हो जाएगा -5, देखो सिंबल साइन चेंज हो गया, हाँ सिंबल कहने बार बार, n हो गया ग्रेटर देन -58/-5, माइनस से माइनस कटा, और n 58/5 डिवाइड करेंगे, तो मुझे पता है कि 58 है, 11 नंबर पे 55 आता है, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, और पॉइंट लगा के 0 लिख दो, जैसे कि n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू मुझे पता है पॉइंट में तो आती नहीं है, अब 11.6 से बड़ी होगी तो क्या होगी, तो 11.6 से जो अगला नेचुरल नंबर बड़ा होगा, तो लिख देना नेक्स्ट नेचुरल नंबर, जो अगला नेचुरल नंबर होगा वो होगा 12, तो इसका मतलब n की वैल्यू 12 होगी, खत्म, बस ये करना है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ये एक बच्चे को डाउट था तो उसे क्लियर करना था, तो कर दिया, मुझे उम्मीद है आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे किसी क्वेश्चन पर, ठीक है। ये भी एक डाउट था, ये 2020 का पेपर का क्वेश्चन है, हालांकि इसमें ज्यादा कोई खास चीज है नहीं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे खुद से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कहता है शो करो, क्या शो करें, ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में ऑल टर्म्स बोले, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पे, हाँ हल्की सी मिस्टेक है, मैंने यहाँ लिख दिया शो दैट सम ऑफ ऑल, है ना, शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब एक एपी है, उस एपी में बहुत सारी टर्म्स होती है ना, और जितनी भी है एन तक, एन तक, उन सब का जो सम है एस एन, वो मुझे इक्वल टू ये शो करना है, क्या, ए प्लस सी, है ना, और b प्लस सी -2a, और मतलब मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि जगह मुझे पता है ज्यादा होने वाली है, मतलब मुझे एक तरीके से जितनी भी एक एपी है उन सबका सम जो है ना एस एन, वो मुझे ये इक्वल दिखाना है एक एपी में, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, इसका मतलब शो करना है, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, है ना, वो जो एपी है उसका सारा सम मुझे ये दिखाना पड़ेगा। कहता है फर्स्ट टर्म जो ए होगी, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी ए ही दे रखी है,
फिर उसमें सेकंड टर्म एपी की बी होगी और ऐसे ऐसे करके तो आखिरी टर्म होगी उसको हम सी कहेंगे, जिसे हम nth टर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चीजें अपनी सॉर्ट आउट है, सब चीजें क्लियर है। आप मुझे बताओ कि अगर हम सम का फॉर्मूला लिखें तो यहाँ दो फॉर्मूले लिख सकते हो। एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, और यहाँ पर आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपको n चाहिए, कोई बात नहीं, a चाहिए, a तो है, d चाहिए, d भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, n चाहिए कहीं ना कहीं। और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक बढ़िया तरीका है करने का। यानी कि कुल मिला के अपने को चीजें चाहिए यहाँ पर, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, है ना, चीजें अपने को चाहिए। हालांकि हम एक काम करते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स है तो ये छोटा वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस जितनी भी टर्म है nth वहां तक का। अब उसके लिए अपने को nth टर्म ये तो अपने को दे रखा है, यहाँ लिख देंगे अपन, फर्स्ट टर्म की जगह तो हम a ही लिख देंगे, चीजें हो जाएंगी हमारी कहीं ना कहीं सही। लेकिन n हमें निकालना पड़ेगा, है ना, तो n निकालते हैं। n कैसे निकलेगा, अब हमें पता है an जो है दैट इज फॉर्मूला a प्लस n-1d। वहां पर मैं an की बात करूं तो वो c है, इधर a है, प्लस n-1 मुझे निकालना है, अभी मैं n-1 ही रख रहा हूँ। वो डिफरेंस क्या है, दूसरे में से पहला टर्म माइनस कर दो, तो d है मेरा b माइनस a। एक तरीके से ब्रैकेट ओपन करता हूँ, c बराबर में a प्लस, ध्यान देखना n-1 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, n जब b से होगा तो bn, n जब a से होगा माइनस में an, -1 जब b से होगा माइनस b, माइनस माइनस प्लस में a। इस तरीके से चीजें मुझे ध्यान रखना, खास करके n चाहिए, n दोनों यहाँ है, बाकी सबको उधर भगाऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी a और a हो जाएगा, मुझे पता है 2a हो जाएगा, और यहाँ है माइनस b, और प्लस में ये सारी चीजें हैं, क्या प्लस में है bn माइनस an है, और इधर है c। अब मैं इस पूरे को यहाँ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा c, और उधर आके ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का b, ये हो गया, और यहाँ पर दोनों में b माइनस a रह जाएगा क्योंकि n कॉमन आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, है ना, c माइनस 2a प्लस b, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा b माइनस a, ये मेरा n हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा n हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं, n की वैल्यू आ गई मेरी इस क्वेश्चन में। अब मुझे n आ गया है और a और n है, मैं बस डाल देता हूँ वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो मुझे सम निकालना है Sn। n की वैल्यू ध्यान से देखना क्या है, n की वैल्यू है, ध्यान से, n की वैल्यू है c माइनस 2a प्लस b, और उसके नीचे है b माइनस a। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको लिखना है n/2 यानी कि 2 इंटू में फर्स्ट टर्म को आपने लिखना है a प्लस लास्ट टर्म जिसको आपने लिखना है c। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप बस इतना समझो कि मैं अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ 2/4 और उसके नीचे ऐसे नंबर है 2, तो वो कहीं ना कहीं 2/1 लिखा आएगा, और 2/4 से कल को वो नंबर ऊपर जब जाता है तो वो 1/2 हो जाता है। यानी कि यहाँ नीचे 2/1 है, तो ये ऊपर जाके मुझे पता है 1/2 होगा, यानी कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ 1/2। हाँ, काम खत्म हो जाएगा मेरा, यानी कि हो जाएगा c माइनस 2a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बाहर a प्लस सी। और क्या मुझे यही प्रूव करना था, देखो 2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है ना, सी भी है, बी भी है, माइनस में 2a है और इधर a प्लस, ये खत्म भाई, ये फॉर्मूला लगाओ, क्यों बड़ा वाला लगाएं, है ना। चलो, तो मुझे उम्मीद है ये कुछ डाउट्स भी थे और इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने भी थे।